Hello everyone, welcome back to Padoji channel. My name is Sagev and I am your biology faculty. So as you all know that we are continuing our lecture biology class 10th life processes, and today is the last portion of the very first chapter and that is the excretion. So excretion के बारे में बच्चों हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम अपने बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट और कुछ वेस्ट जो कि गैसेस फॉर्म में है उसे हम अपने बॉडी से निकालते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो बच्चा कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होगा और हम मर जाएंगे, क्योंकि एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है और इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। राइट, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेकिन उससे पहले आई वांट टू आस्क यू कि क्या आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप घर पे क्वेश्चन आंसर जो पहले वाले चैप्टर्स जो पोर्शंस हमने पढ़ रखा है, क्या उनके क्वेश्चंस आपने किए हैं? क्या आपके कोई डाउट्स आए हैं? अगर यस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट, आई कैन मैसेज यू इमीडिएटली सो दैट यू कैन गेट हेल्प। एट द सेम टाइम बच्चों, एग्जाम इज नॉकिंग द डोर। आपको पता है कि परसों डेट शीट आ चुके हैं और डेट शीट के लिए आपको इट्स अ टेंटेटिव बट यस हमें प्रिपेयर रहना है कि शायद वही हमारा एग्ज़ाम है। इस बार 2 बार एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कोशिश करना कि पहली बारी में ही आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। अगर फिर भी आपको लगता है कि पहले एग्ज़ाम में आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो दूसरा एग्ज़ाम दे करके आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो प्यारे न्यारे बच्चों, प्लीज़ समझ जाओ, राइट टाइम में थोड़ा सीरियस हो जाओ, जस्ट स्टडी प्रॉपरली। अपने मम्मी पापा का सपना साकार करना है और मैं बार बार हर बार एट द एंड तक बोलता रहूँगा जब तक कि आप सफल ना हो जाओ, क्योंकि यही मेरा काम है। दैट्स व्हाट आई वांट इन माय लाइफ टू डू, ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट होते रहें, पढ़ते रहें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें। राइट, सो हमारे वीडियोज़ में कोई दूसरा तमाशा होता नहीं है, राइट, और ना होगा इन फ्यूचर। आई विल मेक श्योर कि हम इसे प्योर एक एजुकेशन वीडियो के थ्रू ही आपको एक प्रॉपर नॉलेज देते रहें ताकि आपका भला हो और साथ ही साथ आपका भला मतलब हमारा भला। सो प्यारे न्यारे बच्चों, पढ़ोजी is giving you a very good opportunity where you can study very nicely by clearing your concept. Still you think that we need some improvement according to you, that where we are lagging, maybe videos या फिर बाकी सारी चीज़ें, so आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हो so that we can improve that. Right? चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत छोटा सा पोर्शन है लेकिन थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। चलो बात कर लेते हैं हम एक्सक्रीशन की। सो आखिर एक्सक्रीशन है क्या? आखिर एक्सक्रीशन है क्या? सो बच्चा, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इज बेसिकली नथिंग बट रिमूवल ऑफ, राइट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक टॉक्सिक, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। सो बच्चा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग मेटाबॉलिक टॉक्सिक्स और नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। तो बेटा, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, ये सारे अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। राइट, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्योंकि एक सिंगल सेल से बना है तो उसके सेल सरफेस से ही ये एक्सक्रीशन कर रहा होता है। राइट, अगर हम बात करें बच्चा प्लेनेरिया की, फ्लैटवर्म्स की, तो वो फ्लेम सेल्स का यूज करके बच्चा आगे एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। राइट, अगर हम बात करें हमारे इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स भी बच्चा अपने बॉडी में बहुत सारे, जैसे अगर हम लोग कॉकरोचेस की बात करें तो वहां पर हमको नजर आएगा भैया एक्सक्रीट करने के लिए इनके बॉडी में माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। राइट, अगर हम बात करें बच्चों एनिमल्स की, बर्ड्स की, ह्यूमन बींग्स की, तो ये अपने बॉडी से किडनी का यूज करके एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और ये कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट। तो हम लोग गैसियस वेस्ट कैसे करते हैं रीड, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है
तो वो O2 रिलीज करता है, जब रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो वो CO2 रिलीज कर रहा होता है, राइट। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड, और बाकी सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसको भी हमारा बॉडी रिमूव करता है या फिर करना बहुत जरूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट from the body is called excretion. Very important, NCERT itself is explaining you the scenario that the removal of metabolic toxic nitrogenous waste from our body, and it is the biological process of removal of waste, right? हमारा body इसे remove कर रहा है. Now different organism use varied strategies to do this. अलग अलग organism बेटा अलग अलग strategies use करेंगे इस waste को remove करने के लिए, है ना? Okay. So many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding of water. जैसे अमीबा ये अपने बॉडी के थ्रू, सरफेस के थ्रू इसे निकालेगा. As we have seen in the other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same functions. तो बच्चा हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम लोग जैसे ऑर्गेनिज्म है, सेम प्रोसेस अपनाते हैं लेकिन तरीका अलग है. हमारे पास अलग ऑर्गन है, हमारे पास किडनी, हमारे पास स्किन है, हमारे पास लिवर है एक्सक्रीट आउट करने के लिए. वैसे ही सारे अलग अलग एनिमल्स में वो अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं, राइट. सो ये हमें याद रखना है. सो यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है. ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा होता है. बच्चा इसमें आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि द किडनी विच वी हैव, है ना. तो ये जो किडनी है यही एक्चुअली में मेन साइट है जहां पर से बच्चा हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन जो है हो रहा होता है, ठीक है. सो ये हम लोगों को याद रखना है, ये हम लोगों को याद रखना है कि किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है. चलो तो ये हमारे, सो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, है ना. हमारे पास बच्चा पेयर ऑफ किडनी होता है, साथ ही साथ हमारे पास पेयर ऑफ यूरेटर होता है. यूरेटर जा कर के बच्चा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कलेक्ट करता है यूरिन को और नीचे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर करता है. सो जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया आप उसको अच्छे तरीके से देखना, ठीक है. सो बच्चा जो लेफ्ट किडनी आप देख रहे हो थोड़ा ऊपर है और ये नीचे है, बिकॉज ये नीचे क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर, ठीक है. सो बच्चा जो किडनी है वो मेन ऑर्गन है जहां पर एक्चुअली में फिल्ट्रेशन का काम होता है. देखो ये जो यूरिन फॉर्मेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, ये सारी की सारी चीजें होती है, ठीक है. तो भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ये होती है किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बच्चा जी नेफ्रॉन. क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. सो ये बेसिकली जो नेफ्रॉन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो लगभग एक किडनी में 1 मिलियन, तो दोनों किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. यहीं पे ब्लड का फिल्ट्रेशन बच्चा जी होता है. तो चलो एक बार एनसीईआरटी को वापस से यहाँ पर से देख लेते हैं. तो यहाँ तक आई बिलीव आपको समझ में आया है. बच्चा देखो ज्यादा एग्जाम्पल्स क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें नहीं दी है, लेकिन एज ए टीचर जब मैं खुद पढ़ाता हूँ इसको डिटेल्स में तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देता हूँ. यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे मैं आप लोगों को बस बता दूं, आप थोड़ा सुन लो ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, आप नोट कर लेना. बाकी आप जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें भी आप अच्छे से जाके देख सकते हो वीडियोस में जहां मैंने डिटेल्स में इस चीजों को समझाया है. बच्चों देखो होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो जब रिमूव कर रहा होता है तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है. और नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उस वेस्ट में बच्चा आ जाता है, जैसे कि बात कर लेते हैं अमोनिया. जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को बच्चा रिलीज करता है अपने बॉडी से उसे हम लोग कहते हैं एमनोटेलिक. एमनोटेलिक बच्चा, एमनोटेलिक जो अमोनिया को रिलीज करे ये ज्यादा बेसिकली टॉक्सिक होता है. तो ज्यादा टॉक्सिक है तो इसमें ज्यादा पानी चाहिए. मान के चलो कि भैया अगर हम लोग 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालेंगे, है ना,
या फिर 10 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालेंगे तो लगभग बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मान लेते हैं 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होगी। दिन भर में अगर आप लोग 27 ग्राम अमोनिया बनाओगे तो 27 लीटर्स पानी की जरूरत होगी। तो क्या तुम्हारा बॉडी इतना पानी बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चा जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे एमनोटेलिक हैं, क्योंकि वो उनके पास पानी होता है तो अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, हमारे बॉडी में बच्चा यूरिया बाहर निकलता है, तो बेसिकली वी आर यूरियोटेलिक, है ना, यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक बच्चा जैसे कि 1 ग्राम यूरिया बाहर निकालने के लिए लगभग 50 ml वाटर के अराउंड में पानी चाहिए होता है ना। तो सोचो अगर 27 कर रहे हो तो 27 इंटू 50 कर दो, तो लगभग आपको नजर आएगा कि 2 लीटर या फिर 1 पॉइंट सम लीटर अराउंड पानी। और दिन भर में लगभग हम लोग 1.5 से 2 लीटर यूरिनेट कर देते हैं, मिक्सचुरेशन करते हैं, जो यूरिन फॉर्म होता है, राइट। तो ये हमें याद रखना है। तीसरा बच्चा हमारे पास एक और पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड। बच्चा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या तो फिर लिजर्ड्स वगैरह हो गए, ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग यूरिक एसिड को बच्चा रिलीज करते हैं, है ना। छोटे ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा नहीं होता। तो लगभग 1 ग्राम अमोनिया को, यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए लगभग 1 ml और 10 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक, है ना। तो यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड एमनोटेलिक, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पानी चाहिए अमोनिया रिलीज करने के लिए, दूसरा जो है हमको चाहिए यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। तो हम ह्यूमन बींग्स को जो है लगभग हम जब मैक्चुरेशन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो 1.5 से 2 लीटर ही करते हैं बच्चा। ठीक है, सो ये आपको आई बिलीव याद रहेगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा जो यहाँ पे बताया गया उसी के अकॉर्डिंगली है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म उसके क्या क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो चलो बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग में देखो, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, राइट। तो बच्चा यहाँ पर यूरेटर की बात हो रही है। यूरेटर इज बेसिकली द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कैरिंग द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, अ पेयर ऑफ यूरेटर। देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ये जो देख रहे हो यूरेथ्रा, दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन मेल and it stays different in female. So kidneys are located in the abdomen on one on other side of the backbone. तो बच्चा ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस वाले पोर्शन पे बैक वाले पोर्शन में आप देखो, बैकबोन के अराउंड में पीछे साइड में ये होता है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पास टू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। तो बच्चा जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें स्टोरेज का काम होता है, और जब प्रेशर बनता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ये रिलीज भी हो जाता है ना। नेक्स्ट, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। सबसे पहले हमें जानना कि यूरिन बनता क्यों है। तो बनता क्यों है भैया, इसका मेन रीजन है, मेन पर्पस है कि हमारे बॉडी से बच्चा जो भी टॉक्सिक चीजें बन रही है या फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है उसको रिमूव करना है, इसीलिए जो है हम यूरिन बनाते हैं, राइट। तो देखो, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, तो जैसे जो CO2 का हमारे बॉडी में यूज नहीं तो हम लंग से बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही बच्चा नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। तो वैसे ही बच्चा जो ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया रहता है उसको हमारा किडनी रिमूव करता है। तो किडनी में मेल फिल्ट्रेशन का काम होता है और उसके अंदर जो है नेफ्रॉन, इट प्लेज द मेन रोल फॉर डूइंग दिस। ठीक है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज
like the lungs is cluster of veins, thin walled blood capillaries. तो बच्चा यहाँ पर भी जो मेन यूनिट हम देख रहे हैं जहां पर फिल्ट्रेशन एक्चुअली में होगा, दैट इज द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम लोग कह रहे हैं हमारे ग्लोमेरुलस. ठीक है, ग्लोमेरुलस हम लोग कह रहे हैं. ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल. उसके बाद ये जो कप शेप का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इफ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल. दिस इज बोमन्स कैप्सूल, है ना. अभी देखो यहां पे होता क्या है कि ये इस तरीके से ठीक है. दिस वन इज द कैपिलरीज, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है. दिस आर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ capillaries and we are calling it glomerulus. इसे हम लोग कहते हैं बच्चा ग्लोमेरुलस. देखो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब ब्लड जो यहां से जो एंट्री लेता है, और इसका देखो जो ल्यूमेन है बच्चा वो वाइड है, और यहाँ पर जो बहुत सारे आप कैपिलरीज का टफ्ट देख रहे हो जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, यहाँ पर से चीज़ें जो फिल्टर होके, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है वो इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाता है. और जब ब्लड यहाँ पर से वापस से इस साइड जाता है, दिस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल, और इसके जो ल्यूमेन है वो नैरो है. ऐसा क्यों है सर? ताकि इधर से ज़्यादा ब्लड जाए, अंदर इधर कम है, ताकि अंदर एक प्रेशर क्रिएट करे, और उस प्रेशर के वजह से बच्चा यहाँ पर जो ब्लड से जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स है, वो फिल्टर आउट होके आ जाए. दिस आर दी फिल्ट्रेट. तो आपको पता है ना कि जो ब्लड है बच्चा, ब्लड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है. तो प्लाज्मा और उसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो इसमें, ये जो आप देख रहे हो बोमन्स कैप्सूल में जो वॉल है यहाँ पर, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चा ये एंट्री कर जाते हैं यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल के अंदर, जिसे हम लोग फिल्ट्रेट कह रहे हैं. आपको पता है क्योंकि हमारे जो ग्लोमेरुलस है, जो यहाँ पर कैपिलरीज है, इनके अंदर जो पोर्स है इसके अराउंड में, वॉल में, वो थोड़े नॉर्मल कैपिलरीज से ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से इसे फिल्टर करना होता है सिर्फ टॉक्सिक चीज़ों को, लेकिन ये बाकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को भी बच्चा फिल्टर आउट कर देता है. मतलब सोचो कि तुमको अपने बॉडी से सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना था, कुछ हार्मफुल या फिर अनयूज्ड आयंस को बाहर निकालना था जो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, प्रोटीन, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, जो भी चीज़ें ज़रूरत थी उसको भी बाहर निकाल दिया आपने. तो ये तो दिक्कत होगी ना. अगर हम अपने दिन भर, अगर हम अपने बॉडी से बच्चा हार्मफुल चीज़ों के साथ साथ अगर यूजफुल चीज़ों को भी बाहर निकालते रहें, तो क्या होने वाला है, हमारे बॉडी से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो भी चले जाएंगे. तो इसको रोकना ज़रूरी है. तो हमारा बॉडी कुछ नहीं करता, हमारा बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है. वो सारे मैकेनिज्म हमारे इस नेफ्रॉन के थ्रू ही होते हैं, है ना. तो ये आगे हम लोग देख लेंगे. सो आगे देख लेते हैं. दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर रहा होता है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है. ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. तो ये जो यूनिट है, ये जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है बच्चा नेफ्रॉन. व्हाट इज इट? दिस इज नेफ्रॉन. यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो. यही मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का, ठीक है. तो ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. तो लगभग भैया 1 मिलियन एक किडनी में, तो टोटल में 2 मिलियन, ठीक है. सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा. इस लाइन को सारे लोग हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, यहां से याद भी करना है आपको. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब्स. तो बच्चा क्योंकि फिल्ट्रेट बना
उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ये सारे के सारे चले जाते हैं, तो उसको वापस भी करना होता है, वो हम लोग देख लेंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। अब ये जो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी में पानी कितना है। अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत कम पानी रीअब्सॉर्ब करेगा, अगर पानी कम है तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा, बच्चा डिपेंड कर रहा होता है। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted, और कितना आपको वेस्ट भी करना है। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder, और फिर वो urinary bladder से कनेक्ट करता है। Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। तो यहां पर बच्चा जी बात हो रही है मिक्चुरेशन की। बच्चा मिक्चुरेशन इज बेसिकली यूरिनेशन करना, राइट। द ब्लैडर इज मस्कुलर, ब्लैडर मस्कुलर होता है प्लस फ्लेक्सिबल भी होता है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, तो ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस कर लिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एज द रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूनिट, तो हम जो है कभी कभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वी विल डू द यूरिनेशन और मैक्चुरेशन, है ना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। बच्चा जब आप क्लास 9 में थे, जब आप टिश्यू पढ़ रहे थे, तब आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि भैया ट्रांजिशनल टिश्यू है ना, जहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो यहाँ पर बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलो यहाँ पर है आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस की। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो हमारी किडनी है, राइट, अगर काम करना बंद कर दे, देखो सबसे पहला बात तो ये समझो कि जो किडनीज है ना, ये हमें सिम्टम्स नहीं देती, मतलब ये पूरी जिंदगी काम करती है, और अगर थोड़े बहुत इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये ठीक जल्दी नहीं होते। बच्चा जो नेफ्रॉन होते हैं ये ना रिपेयर होते हैं, ना ये रीजनरेट करते हैं, ना ये सेल डिवाइड करते हैं। तो जितना नेचर ने आपको नेफ्रॉन दे रखा है उतने से ही काम चलाना है, एंड दैट्स द रीजन यू नीड टू टेक केयर सिंस द चाइल्डहुड। उसके लिए करना क्या है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हमें पीना है, टॉक्सिक सब्सटेंस को थोड़ा कम लेना है ना, स्ट्रेस कम देना है अपने बॉडी पे, और पानी ज़्यादा पीना है। अगर पानी कम होगा तो बच्चा किडनी पे लोड पड़ेगा, और जिसके वजह से इशू होता है। सबसे दुख की बात यह है कि बच्चा जब तक हमें 50, 60, 70% किडनी डैमेज ना हो जाए, ये हमें जल्दी सिम्टम्स नहीं देता। तो सर सिम्टम्स नहीं देता तो करना क्या है, तो बच्चा हमारे बॉडी में बॉडी हाइड्रेटेड है ना, ये भी देखना है। जब आप यूरिनेट करते हो तो उसका कलर देखो, अगर वो डार्क येलो कलर का हो रहा है या रेडिश कलर का हो रहा है, मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो, पानी पीने की जरूरत है। और अगर आप पूरा क्लियर यूरिन कर रहे हो, पूरा पानी, इसका मतलब ओवर हाइड्रेटेड हो। और अगर हल्का स्ट्रॉ कलर का यूरिन आ रहा है, इसका मतलब आप हाइड्रेटेड हो। तो यहां से आपको पता चलेगा कि कब आपको पानी पीने की जरूरत है या नहीं। या फिर सिंपल फॉर्मूला याद रखो, हर आधे 1 घंटे में बच्चा हाफ ग्लास एटलीस्ट पानी पियो, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। या तो फिर सुबह 1 ग्लास, इस तरीके से पानी पियो। दिन भर में कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है। किसी की बॉडी को रिक्वायरमेंट कम होती है, ठंडी के टाइम में हमारे पास बॉडी में कम रिक्वायरमेंट होती है। सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर वर्किंग, उस अकॉर्डिंगली आपके पानी के जो इनटेक है वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा पानी पीना भी अच्छी बात नहीं है और कम पानी पीना भी अच्छी बात नहीं है, और हर एक चीज़ को बैलेंस करना बहुत अच्छी बात है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू ड्रिंक। एक और बात याद रखो कि जब हम पानी पी रहे होते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होना भी ज़रूरी है हमारे सेल में। तो साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर या फिर किसी चीज़ की शिकायत नहीं है तो आप थोड़ा सेल्टिक सॉल्ट अपने टंग में रख सकते हो, एंड देन यू कैन ड्रिंक वाटर, उससे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ये सबके लिए नहीं है, बट यस नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो पानी धीरे धीरे आप पियो, राइट, जिससे आपका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाए। तो खैर ये तो नॉर्मल ज्ञान की बातें थी। पानी पीना चाहिए बच्चों, उससे हमारी जो टॉक्सिक है वो जल्दी बाहर भी रिलीज होती है ना। तो चलो, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी किडनी अगर खराब हो जाएगी तो वो दोबारा ठीक नहीं होगी, और 60, 70, 80% डैमेज होने के बाद आपको इशारा मिलेगा, मे बी आपके बैक में इश्यूज होने लग जाएंगे, या आई स्वेलिंग होने लग जाएगा, या बैक में बहुत सारे ब्लिस्टर्स आने लग जाएंगे, बॉडी में रैशेस होने लग जाएंगे, पैर हाथ फूलने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिएटिन का जब आप चेक कराते हो, LFT, KFT,
है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हो तब आपको पता चलता है कि भैया आपके बॉडी ब्लड के अंदर जो है क्रिएटिनाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भी आपको समझ में आता है कि शायद हमारा जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी सतर्क हो जाने की ज़रूरत है बच्चों। सो ये सारे आप अपने एक डॉक्टर को दिखा करके ये सारी चीज़ें चेकअप करवा सकते हो। एंड आई बिलीव कि आपके पेरेंट्स को खास करके ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा जब तक कि किडनी डैमेज हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम पहले से इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, पानी खूब भी, एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी से स्वेट के थ्रू और प्रॉपर ब्रीदिंग के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट करें चीज़ों को, और ऐसा खाना खाएं जिससे कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हमें बॉडी में एक्यूमुलेट ना करे बच्चों, है ना। तो बच्चा जब किडनी खराब होता है तब क्या होता है, तब आ जाता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई किडनी अब जो है फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है फिल्टर ब्लड से। तो कैसे होगा, तो डायलाइसिस इज द प्रोसेस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि हम अपने ब्लड को बाहर निकालते हैं, नॉट एग्जैक्टली ऐसे, एक हेमोडायलाइजर होता है जिसमें ब्लड जाता है और उसमें जो सारी चीज़ें उसमें होती है, सेमी परमेबल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन होता है, और उसमें जो नाइट्रोजन होते हैं बिल्कुल भी नहीं होते, वेस्ट नहीं होता। हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से बच्चा वहाँ पे होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से भी देखने वाले हैं। तो हीमोडायलाइजर इज बेसिकली वी कैन से आर्टिफिशियल किडनी टू, जो कि हमारे ब्लड को बाहर, बॉडी से बाहर फिल्टर आउट करता है। कभी कभी आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी सुना होगा, किसी की किडनी खराब हो जाती है तो कोई डोनर मिलता है जो कि किडनी को डोनेट करता है, और फिर वो इंसान जो है अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड को क्लीन कर सकता है। लेकिन इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और एक छोटा आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलाइसिस भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सो दिस आर नॉट राइट बच्चा जी, ये ऑप्शंस बहुत एक्चुअली में ख़राब है, पैसे बहुत खर्च होते हैं, लाइफ डिज़ास्टर्स हो जाता है, क्योंकि जब हम हीमोडायलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का हो जाना, हेमरेज का हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर सकते हैं, जिसको भी ऐसा होता है। माई फादर हैज़ ऑल्सो फेस दैट सिचुएशन, इज़ नो मोर राइट नाउ, बट yes, I can say I have seen this in front of my eyes, and that's the reason I always suggest people to drink a lot of water and take care of health. अच्छे खाना खाए, बाहर जो नॉर्मल पैकेज्ड फूड होते हैं उससे दूर रहे बच्चा। आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, राइट। सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट, you are best, you are unstoppable, you are the future generation of India, and you want to do something great, and for that you need to take care of yourself, right? So अपने बॉडी का ख्याल भी रखो बच्चा। तो यहाँ पर बात हो रही है हीमोडायलिसिस की। तो देखो, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। तो बच्चा कभी इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गया, या कोई रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, जिसके वजह से किडनी की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, और इसके वजह से अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो हार्मफुल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ, और जिसके वजह से बच्चा, इंसान मर भी सकता है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है किडनी फेलियर, तो आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हीमोडायलिसिस, और हीमोडायलाइजर का यूज किया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो डायलिसिस कर करके हम हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब्स होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो रेड कलर से दिखाए गए हैं, विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिटेड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्लूइड है बच्चा वो डायलाइजिंग फ्लूइड है, और ये एक ऐसा फ्लूइड है बच्चा जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है फ्लूइड का, सेम वैसा ही। सो दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तभी तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। The patient's blood is passed through these tubes during this passage। जब ये पेशेंट का जो ब्लड है ना, अच्छा एक बात याद रखो, जो ब्लड निकालते हैं बच्चा, वो जो निडल है वो आर्टरीज में डालते हैं और कनेक्ट करते वेन्स में। तो इस तरीके से बच्चा ये प्रोसेस होता है। सो ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड राइट passes into dialyzing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney. ये किडनी जैसा ही होता है, but it is different since there is no
रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन बच्चा इसमें एक नुकसान क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर ही रह जाती है। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चा, दिन भर में लगभग जो फिल्ट्रेट बनता है लगभग 180 लीटर बनता है, ठीक है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 लीटर और 2, लेकिन जो बाहर एक्सक्रीट करते हैं वो 1 से 2 लीटर के अराउंड हम बाहर करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, राइट। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों, इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्स। अब बाकी जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स में। तो ये हम मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को बना करके, राइट। तो ये है बच्चा हीमोडायलाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ऑर्गन डोनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चा हमारे जो ऑर्गन्स है उसको भी हम डोनेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। आइज़ का डोनेशन होता है, देन आपके लीवर का हो सकता है, किडनी का होता ही है, मरने के बाद हार्ट का हो सकता है, बॉडी में टिश्यूज़ का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का, इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग देखते हैं। तो बच्चा ऑर्गन डोनेशन इज़ अ जेनरस एक्ट, बहुत जेनरस एक्ट है, ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम अ नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो अगर किसी का ऑर्गन फंक्शन काम करना बंद कर दिया तो कोई दूसरा इंसान डोनेट करता है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज फैमिली। और ऐसे ही नहीं डोनेट करते, उसके कंसेंट होने चाहिए खुद के, उसके फैमिली मेम्बर्स के। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। तो बच्चा कोई भी इंसान बन सकता है, बच्चे नहीं, थोड़े नॉर्मल मैच्योर इंसान। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। बच्चा सोचो कि कोई देख नहीं सकता और किसी ने एक आंख दान कर दिया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन सोचो पैसे के लिए या किसी मजबूरी में दूसरों को दिख भी जाता है और वो जी भी जाते हैं, और दूसरा इंसान जो है एक अच्छा पुण्य भी कमा लेता है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज। क्यों? क्योंकि दूसरे का ऑर्गन डैमेज हुआ, तभी तो उसने ऐसे क्यों ही लेगा। और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी, ठीक है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम द पर्सन्स। तो भैया जो ऑर्गन डोनर होते हैं उसके बॉडी से सर्जिकली रिमूव किया जाता है और ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दूसरे पर्सन में, जो कि रिसिपिएंट कहलाता है, ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स कॉर्नियाज, ठीक है। तो कॉर्नियाज होते हैं आइज के, देन किडनीज, हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। ये सब का जो है डोनेशन होता है बच्चा, डोनेट करते हैं लोग। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन ऑकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्ड एज पर्सन ब्रेन डेड। बच्चा यहाँ पर देखो ब्रेन डेड की बात हो रही है, मतलब ब्रेन डेड इज द अल्टीमेट डेड। कभी कभी हार्ट अटैक आता है, लोग बोलते हैं मर गया, नहीं, जब तक ब्रेन नहीं मरेगा तब तक इंसान मरता नहीं। सो ब्रेन डेड इज द अल्टीमेट डेड। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी, पार्ट ऑफ ए लिवर, लंग एक्सेट्रा एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज लाइव। लेकिन बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम जो कि जिंदे रहते हुए भी कर सकते हैं, जैसे पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स, ठीक है, टिश्यूज़, इन सबको डोनेट कर सकते जिंदा होकर के। लेकिन बाकी जो ऊपर हमने बताया किडनी, हार्ट, लिवर, खास करके जब इंसान मर जाता है तब उसके बाद उसको डोनेट करते हैं, या फिर ज़िंदा रह करके भी हम लोग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चा जी ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे एक्सक्रीशन इन प्लांट समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग नेफ्रॉन को देख लेते हैं और फिर आगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को समझते हैं एंड वी विल एंड दिस पोर्शन, ठीक है। चलो बच्चा देखो, जब हम बात करें हमारे नेफ्रॉन की, है ना, तो नेफ्रॉन इट्स अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। तो यहां पर देखो कुछ कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, है ना। देखो अभी समझो ये क्या बनाया मैंने, दिस इज बोमन्स कैप्सूल।
यहीं पर बच्चा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर के जो फिल्ट्रेट है वो अंदर आता है। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर बच्चा होता है फिल्ट्रेट। ये पोर्शन को हम लोग कहते हैं पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज हेनलेस लूप और लूप ऑफ हेनले, है ना। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी कहते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो सो दिस इज बेसिकली डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, और बच्चा जी ये है असेंडिंग। ठीक है, ऊपर साइड जा रहा है। ये क्या है सर? तो ये है कलेक्टिंग duct, this is tubule, collecting tubule। है ना। तो देखो ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है यहाँ पर बच्चा, जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बन रहा है वो सारा जो है इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब नेफ्रॉन के थ्रू बच्चा पास कर रहा है। और इस पास जो जर्नी है इसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट लगभग ये सब जो देख रहे हो ना, ये नेफ्रॉन है, 1 2 3 4, ये 5 6, ऐसे 7 से 8 नेफ्रॉन के साथ एक कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा होता है और ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स यूरिन, कलेक्ट्स यूरिन। यही कलेक्टिंग डक्ट जाके किडनी में ओपन होता है, रेनल पेल्विस में, जहां पर से ये आगे बढ़ करके यूरेटर की तरफ बढ़ता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो बच्चा जो ब्लड है, ब्लड वेजल्स है, वो हमारे आर्टरीज से जाते हैं और आर्टरीज से जाने के बाद आर्ट्रियोल, एंड आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, एंड देन आगे बनते हैं बच्चा वेन्स में। लेकिन यहाँ पे अलग केस है, यहाँ पर आर्टरीज, आर्टरीज से बच्चा यहाँ पे आर्ट्रियोल, दैट इज एफरेंट, मतलब क्योंकि ब्लड, सो दिस इज एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। यहां जो बच्चा एंट्री ले रहा है, बच्चा इस वाले पोर्शन में देखो, यहां पर थोड़ा मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज ग्लोमेरुलस। यहां पर ये जो है टफ कैपिलरीज जो मैंने लिखा था, ये कैपिलरीज है। और कैपिलरीज आपको पता है ना कि कैपिलरीज में बच्चा इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके वजह से चीजें ऊज आउट होती है, डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन होता है, तो ये चीजें अंदर बाहर जाती है। तो लेकिन यहाँ का जो पोर्स है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है ना। और फिर यहाँ पर देखो चीजें जो है यहाँ पर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो करके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो करके बच्चा वो आता है हमारे बोमन्स कैप्सूल में। तो बोमन्स कैप्सूल के जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ना, ये मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो दिस इज वेरी थिन, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू से बना है। जैसे कि कैपिलरी सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, वैसे यहाँ पर भी इपिथेलियल टिश्यू होता है। इसमें अलग अलग टिश्यू हमको दिखेगा, कहीं पर हम लोगों को ब्रस्ट सीलिएटेड दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सीलिया पोर्शन भी होता है। ये सब 10th में नहीं पढ़ना। यहाँ पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर नजर आ सकता है, ब्रस्ट बॉर्डर, ठीक है, लेकिन क्यूबॉइडल इपिथेलियल होता है। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना होता है। तो एफरेंट वाले पोर्शन, और ये वाला है हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, यहां से जो है ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। तो देखो सर कैपिलरी से फिर कैसे आर्ट्रियोल बन गया? यहाँ पे बच्चा बनता है, बाकी जगह पे वो वेन्यूल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्ट्रियोल वापस से कैपिलरीज एंड देन वापस से आर्ट्रियोल्स बन रहा है। बच्चा ध्यान रखना है इसको,
ठीक है, तो देखो ये जो हम देख रहे हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ऑल ग्लोमेरुलस, दिस इज बच्चा मैल्फिगियन बॉडी, है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं दिस इज मैल्फिगियन बॉडी। ये दोनों, ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम लोग मैल्फिगियन बॉडी भी कह रहे हैं, ठीक है। अब जो ये जो फिल्ट्रेट है इसमें जो भी चीज़ें आई है वो आगे ट्रैवल करके जा रहे हैं और कहाँ पे आ गई बच्चा, पीसीटी के पास आ गए। पीसीटी में लगभग 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पानी हो गया, जो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उनका सर कहाँ जा रहा है, कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो बच्चा याद रखो कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, कैपिलरीज का बच्चा, ये सारे के सारे इनके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, ये इनके अराउंड घूम रहे हैं, ये इनके अराउंड घूम रहे हैं प्यारे न्यारे बच्चों, ये इनके अराउंड घूम रहे हैं आसपास, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाया ये सेम ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। तो बच्चा यहाँ पर से हम इस तरीके से एरो बनाते हैं तो बच्चा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, देखो इधर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो रीअब्जॉर्ब किस किस चीज़ों का भैया, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं जो इसमें फिल्ट्रेट में आ गई तो उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। लगभग यहाँ पर 70 to 80% या मोर देन 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी इधर से डिसेंडिंग लिम्ब से थ्रू नीचे जा रहा होता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ आते 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 फिर से नॉर्मल हो जाता है यहाँ पर, और बचता है डीसीटी। बच्चा डीसीटी में जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन पूरे में ही हो रहा होता है, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब क्या, अब देखो एक तो जो चीज़ें थी वो आपने दे दी ब्लड को, लेकिन ब्लड में कुछ चीज़ें रह गई होगी, तो फिर बच्चा इससे भी जो है ना चीज़ें जो है वापस से हमारे जो ट्यूब्यूल्स में वापस चली जाती है। तो हो सकता है कि कुछ वेस्ट रह गया होगा, वो वापस हम लोग इस डक्ट में ट्यूब्स में दे देते हैं, और इस तरीके से करते 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 एट द एंड यहाँ पर जो है कि यूरिन फॉर्म होता है और वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होकर के आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। डीसीटी के अराउंड में खास करके बच्चा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सर्दी और गर्मी के टाइम में, इस टाइम में यहाँ पर हार्मोन के वजह से रीअब्जॉर्प्शन पानी का ज़्यादा हो जाता है। सोचो गर्मी के टाइम में एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके वजह से बच्चा पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आपने सुना होगा एल्डोस्टेरोन, एट द सेम टाइम वेसोप्रेसिन, इन सब के वजह से यहाँ पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज द डीसीटी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का जो आप डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हो अपने स्कूल में, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम, आप लोग देख लेना, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए गए हैं आप इस तरीके से बना सकते हो बच्चा, एक बार आप लोग देखना, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो इसके अराउंड में हमको कैपिलरीज नजर आ रहे हैं, राइट। चलो आगे बात कर लेते हैं। एट द एंड वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चा बहुत सिंपल है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो है बहुत सिंपल है। देखो प्लांट क्या एक्सक्रीट करेगा, प्लांट एक्सक्रीट करेगा बच्चा, अगर हम बात करें तो O2, है ना। प्लांट रात के टाइम में अगर हम लोग देखें तो बच्चा CO2, है ना, या तो फिर बच्चा मेटाबॉलिक कुछ वेस्ट जब बनाएगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिलीज करेगा। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में O2 जो है उसके लिए वेस्ट है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। तो बच्चा देखो दिन के टाइम में जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो O2 को रिलीज करता है, लेकिन O2 का यूज भी कर लेता है रेस्पिरेशन करने के, लेकिन रात के टाइम में रेस्पिरेशन करता है तो CO2 ज्यादा रिलीज होता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम में पौधे के आसपास, ट्रीज के जंगल में न मत रहो, CO2 का लेवल बहुत ज्यादा होता है। So we have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. They can get rid of excess water by transpiration. जो एक्स्ट्रा वाटर है ट्रांसपिरेशन तो बाहर निकाल देता है। For other ways, very important, very important. For other ways, plant use the fact that many of their tissues consist of dead cells and they can even lose some parts such as leaves. जो सेनेसेंस होकर लीव्स गिरते हैं उसमें भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस को डाल देते हैं ताकि लीफ नीचे गिर जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट।
मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में बच्चा जैसे टेनिन हो गया, रेजिन्स हो गया, ये सारे की सारी चीजें जमा हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो प्लांट्स जो है अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करता है सॉइल के अंदर भी। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चा आप जो नोट्स है वो भी आप ले सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो यहाँ पर देखो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया है, तो ये स्ट्रक्चर आप बना के दिखा सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम फंक्शंस हम सबको पता है। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, तो भैया इसमें क्या क्या होगा। देखो प्लांट्स में हम लोग को याद रखना है कि एक तो स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है तो बच्चा ये O2 को तो रिलीज करता है, गैसेस एक्सचेंज भी करता है, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन है ना, ट्रांसपिरेशन भी कर रहा था, तो ये हो गया। दूसरा स्टोमेटा के अलावा बच्चा लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स होता है स्टेम्स में, उसके थ्रू भी बच्चा एक्सक्रीशन हो जाता है, CO2 रात के टाइम रिलीज होता है। तीसरा है बच्चा रूट पोर्स, रूट पोर्स। उसके बाद बच्चा वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल के अंदर भी स्टोर करके रखते हैं, तो ये हम लोग को याद रखना है, राइट। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, भैया जो यूरिन बन रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो भैया यहाँ पे हमको समझना है इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से बच्चा जो भी फिल्ट्रेट बना है ना, जैसे कि 180 लीटर फिल्ट्रेट बना दिन भर में, लेकिन रिलीज कितना हो रहा है बच्चा, सिर्फ 1 से 2 लीटर के आसपास, 1 से 2 लीटर के आसपास। तो होता क्या है, यहाँ पर 3 प्रोसेस होता है। एक तो हो रहा है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर हमारे पास मैल्फिजियन बॉडी में, मतलब जो ग्लोमेरुलस है वुमेन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके फिल्ट्रेट बना रहा है। तो फिल्ट्रेट बन रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के बाद, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के बाद देखो यहाँ पर बन गया, जो मान लेते हैं इन टोटल 180 लीटर दिन भर में बनता है, लेकिन हम एक बार में बात कर रहे हैं। अब उससे 180 लीटर से लगभग इन टोटल 70 to 80% रीअब्सॉर्ब हो गया हमारे पीसीटी वाले पोर्शन से ही, तो समझ रहे हो। तो लगभग 80% चला गया, तो बच गया हमारे पास 20% के अराउंड चीज है। तो उसमें कुछ सॉल्ट्स है, कुछ वाटर है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी, वो भी हमारे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले है, DCT है, उससे जो है कि बच्चा वो उसके अराउंड से वो भेज देता है ब्लड वेजल्स के पास, और साथ ही साथ वेस्ट को भी ज्यादातर ले लेता है, और एट द एंड हमारे पास बचता है यहाँ पर यूरिन। लेकिन यूरिन को रेगुलेट करना है कम और ज़्यादा, उसमें बच्चा हमारे हार्मोन जैसे ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन, इन सब का रेगुलेशन होता है, जिसके वजह से मतलब सोचो कि गर्मी के टाइम में जब आपका बॉडी बेसिकली डिहाइड्रेट कर रहा होता है और आप उस टाइम में यूरिन, क्योंकि किडनी तो अपना काम करेगा फिल्ट्रेशन का, तो वो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले करके बनाएगा, यूरिन फॉर्म करेगा, लेकिन DCT वाले पोर्शन से यहाँ पर जो है बच्चा ये उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब क्या करेगा कि यहाँ पर से जो पानी है वो ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। देखो ब्लड से पानी बाहर निकल जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठंडी के टाइम में इसी का उल्टा होगा, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा कम काम कर रहे होते हैं तो पानी का कम यूज़ होता है, तो उस टाइम में यूरिन ज़्यादा बन रहा होता है। तो बच्चा इसका जो रेगुलेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन बाय इंडिकेशन लाइफ, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्ड प्रोसेसेस, सो वट एवर वी हैव स्टडीड, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कंप्लीट इट, एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इशू यू कैन मैसेज मी और यू कैन प्लीज राइट डाउन योर कमेंट। सो आई बिलीव कि आप लोगों को ये लाइफ प्रोसेस जो पूरा चैप्टर है समझ में आया है।
अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताना। एट द सेम टाइम हम डिटेल्स वीडियोस के साथ भी आएंगे। ये था हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लीज गेट रेडी विद दैट, एंड दैट चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे 5 मार्क्स है उस चैप्टर से। बाकी अब जितने भी चैप्टर्स, हर एक चैप्टर से 5 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करोगे। सिर्फ लाइव प्रोसेस से बच्चा हमारा 10 मार्क्स था। तो प्लीज बी सीरियस एंड स्टडी प्रॉपरली। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, डू मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।